तो लास्ट वीडियो में हमने जहाँ फिनिश करा था उसके आगे करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली मैं टाइटल लिख सकता हूँ, एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट of two vectors inclined to some angle। ठीक है, यानी कि अगर दो वेक्टर हैं और किसी एंगल पे इंक्लाइन है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड है वो किस तरीके से दिया जाएगा, किस तरीके से हम उसके मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, तो उसका हम एक्सप्रेशन करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन करने वाले हैं। तो देखो हमारे पास मान लो कि कोई दो वेक्टर हैं, मान लेते हैं एक वेक्टर है ये मान लो एक ए वेक्टर है। ठीक है, ए कैपिटल में ले लेते हैं, हम कैपिटल ही यूज़ करते आ रहे हैं तो ठीक है। ये हमारे पास मान लेते हैं एक ए वेक्टर है और एक दूसरा मान लेते हैं ये कोई बी वेक्टर है। ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा, और इनका जो रिजल्टेंट होगा हमें उसका एक्सप्रेशन निकालना है, उसके मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन निकालना है। तो जैसे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में करते थे, क्योंकि हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो जो ये ए वेक्टर है ना, इसके पैरेलल में एक यहाँ पर वेक्टर बना लेता हूँ ओ पी वेक्टर। देखो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं इसको सीधा बना देता हूँ। ठीक है, मैंने एक ये ओ पी जो वेक्टर है वो बिल्कुल ए वेक्टर के पैरेलल, और इसकी जो लेंथ है ये वाली लेंथ बिल्कुल बराबर है जो ए वेक्टर के लेंथ की, तो ये बिल्कुल ए वेक्टर जितना ही होगा ओपी वेक्टर, तो उसको लिख सकते हैं हम ए वेक्टर ही ले सकते हैं। उसके बाद देखो ये जो बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल में यहाँ से एक वेक्टर बना रहा हूँ, मतलब उस बी वेक्टर को ये यहाँ पर ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से, है ना। और ये जो डायरेक्शन है बिल्कुल वही डायरेक्शन, और ये समझो कि जो लेंथ है इसकी लेंथ और इसकी भी लेंथ बिल्कुल बराबर है, तो इसको मैं पी क्यू वेक्टर नाम देता हूँ, पी क्यू। ठीक है, तो ये भी बी वेक्टर के इक्वल हो गया, और इनके बीच में जो एंगल थीटा था वो तो यहाँ पर ये एंगल देखा जाए तो वो एंगल थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या है, इनका अगर रिजल्टेंट की बात करें हम, इनके रिजल्टेंट की, तो इनका रिजल्टेंट किससे दिया जाएगा, इनका रिजल्टेंट तो इस चीज़ से दिया जाएगा ना, ये देखो ये और ये सेम ऑर्डर में है, तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे दे सकते हैं, ट्राइंगल की तीसरी साइड जो कि अपोजिट ऑर्डर में हो, इस तरीके से हम दे सकते हैं। ये रिजल्टेंट है, इसको हम आर वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, अब और यहाँ पर ये एंगल थीटा है। अब हमें ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये आर वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले जो जो चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। देखो ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है हम उसको ओपी बोलेंगे, जो कि हमारा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ऐसे ही जो पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हम उसको पी क्यू लिखेंगे और वो बी वेक्टर के इक्वल है। एंड जो हमारा ओ क्यू वेक्टर है, ओ क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ओ क्यू लिख सकते हैं ना, बिना एरो के लिखते हैं, याद हो आपको मैंने बताया होगा, जैसे कोई वेक्टर आर वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड को या तो आप ऐसे मोड के अंदर लिख दो या फिर सिंपली ऐसे आर लिख दो, तो ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ओ क्यू वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये ओ क्यू लिख दिया हमने, और ये आर के भी इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से देखो, यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप इसके ऊपर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, किसके ऊपर, ये वाली जो इसको आगे 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 मैं प्रोड्यूस करता हूँ, तो हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो लिख लेते हैं हम कि ड्रॉ परपेंडिकुलर क्या है, ये क्यू पॉइंट था, ये वाला क्यू और ये इसको नाम देते हैं एन। तो मैंने एक क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, किसके ऊपर, ओपी प्रोड्यूस मतलब कि ओपी को जहाँ आगे हम थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे ना, तो उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। ठीक है, नाउ देखो इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। कौन कौन से, एक तो ये छोटा वाला क्यू पी एन और एक ये बड़ा वाला क्यू ओ एन। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। तो आप अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में बात करूँ, इन छोटे वाले ट्रायंगल में, ये छोटे वाला ट्रायंगल क्या है, क्यू पी एन, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। तो देखो अगर इस वाले ट्रायंगल में लेट से मैं ये क्यू एन निकालना चाहता हूँ, क्यू एन, तो देखो क्यू एन निकालना चाहता हूँ तो क्यू एन को मैं ऊपर रखता हूँ, और मुझे पता क्या है, मुझे देखो ये पी क्यू है ना, पी क्यू पता है मेरे को,
तो पी क्यू तो बी, पी क्यू मेरे को पता है क्योंकि पी क्यू तो बी वेक्टर है ना, और उसका मैग्नीट्यूड बी ही के इक्वल है। तो देखो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी यहाँ पर। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से जो पी क्यू है, पी क्यू कितना निकल के आ जाएगा, सॉरी क्यू एन, क्यू एन कितना निकल के आ जाएगा मेरा, क्यू एन आ जाएगा यहाँ से, क्यू एन इज इक्वस टू में पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू कितना है बी, यानी कि बी साइन थीटा, ये क्यू एन निकल के आ जाएगा। आल्सो देखो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल में ऑल्सो इसी ट्राइंगल में, यानी कि किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल क्यू क्यू पी एन, क्यू पी एन में देखो ये पी एन जो है ना, ये वाली चीज़ पी एन, ठीक है, पी एन भी हम निकाल सकते हैं, पी एन भी निकाल सकते हैं। तो पी एन जो है वो कितना आ जाएगा मेरा, देखो पी एन मैं ऊपर रखता हूँ, और यही फिर से पी क्यू क्या लिखता हूँ मैं नीचे, ठीक है, पी क्यू नीचे, तो पी एन अपॉन में पी क्यू, पी एन क्या है बेस, और पी क्यू क्या है हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो है मेरा पी एन जो है, पी एन किसके इक्वल आ जाएगा, पी एन आ जाएगा मेरा पी क्यू कॉस थीटा, और पी क्यू कितना है बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो आपको ये दो चीज़ याद रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं ज़रा, कि हमने ये जो निकाल लिया, देखो क्या क्या निकाल लिया, कि पी एन निकाल लिया और क्यू एन निकाल लिया, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास पी एन जो है वो आ चुका है बी कॉस थीटा, एंड जो ये है क्यू एन है, क्यू एन वो आ चुका हमारे पास बी साइन थीटा, ठीक है, ये दो चीज़ निकाल गई। अब देखो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, तो एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल भी तो बन रहा था, देखो यहाँ पर एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, क्यू ओ क्यू एन, ओ क्यू एन। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में हम जाए, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, तो ओ क्यू एन ट्रायंगल में देखो क्या होगा, कि इसमें भी हम पाइथागोरस लगाएं, यानी कि मैं इसमें पाइथागोरस लगाता हूँ कि इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, देखो इसमें ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या थी हमारी, ओ क्यू थी ना सबसे बड़ी साइड, तो जो ओ क्यू का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ क्यू का स्क्वायर, देखो यहाँ से ऊपर से देखते हैं हम, ओ क्यू का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ से ओ क्यू का स्क्वायर, देखो ओ एन का स्क्वायर प्लस में क्यू एन का स्क्वायर, ठीक है, ओ एन का स्क्वायर और क्यू एन का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर ओ एन का स्क्वायर प्लस में क्यू एन का स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू जो था, ओ क्यू तो हमारा आर था रिजल्टेंट, ठीक है ना, तो आर का स्क्वायर, ओ एन जो है, ओ एन देखो फिर से, ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर हम देखें ओ एन, तो ओ एन देखो अगर आप इसमें देखोगे ओ एन, तो देखो ये जो पूरा ओ एन है उसको मैं ओ पी प्लस में पी एन लिख सकता हूँ, ओ एन को मिल सकता हूँ ओ पी प्लस में पी एन, ओ पी प्लस में पी एन, और ओ पी देख लो, ओ पी किसके इक्वल है, ओ पी यहाँ पे ए के इक्वल है, ये ना ओ पी ए के इक्वल है, तो हम ओ एन को लिख सकते हैं ओ पी प्लस में पी एन, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं ओ एन को लिख सकते हैं हम ओ पी प्लस में पी एन, और इसका होल स्क्वायर है, और क्यू एन को अभी हम क्यू एन का स्क्वायर ही रहने देते हैं। देखो फर्दर देखो आर स्क्वायर, ओ पी कितना है, ओ पी याद हो आपको ए के इक्वल है, और पी एन देखो हमने निकाला है ना, पी एन कितना है बी कॉस थीटा, तो ए प्लस में यहाँ पे लिख दिया मैंने बी कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है, प्लस में क्यू एन कितना हो गया, क्यू एन यहाँ पर निकाला हमने बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा, और इसका भी स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ पर अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दें, तो ए स्क्वायर, ये पूरा तो b माना जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, यानी कि 2ab कॉस थीटा, है ना, क्योंकि b तो पूरा ये है ना, और प्लस में यहाँ पर ये जो है इसका स्क्वायर है, इसको भी लिख लेता हूँ मैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फर्दर देखो यहाँ पर फर्दर क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो है आर स्क्वायर, यहाँ पर अगर मैं इस वाले बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनको एक साथ लिख लेता हूँ, देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लिया, तो उसमें से बी स्क्वायर क्या कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को साथ लिख लिया और उसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, प्लस में
प्लस वाली चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो यहाँ से देखो आप आर स्क्वायर इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, 10th क्लास में पढ़ा था हमने। तो ये कितना हो जाएगा 1, तो सिर्फ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, बी स्क्वायर इंटू 1 तो बी स्क्वायर ही आएगा, प्लस में 2ab cos थीटा। ठीक है, और बात करें यहाँ से सिर्फ आर की, तो ये स्क्वायर है तो दूसरी तरफ चढ़ जाएगा रूट, तो ये अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा फाइनल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो ये जो होता है यही हमारा रिजल्टेंट जो होता है, दो वेक्टर्स अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, ठीक है, और पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम एक बार फिर से डायग्राम पे चलते हैं, जो हमने इसका डायग्राम बनाया था, ये था रिजल्टेंट। तो अगर ये वेक्टर है, a वेक्टर है, इसका इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा a, इधर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा b, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका हमने डेरिवेशन करी और वो निकल के आया अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ठीक है, वहाँ पे थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। अच्छा, अगर ये जो रिजल्टेंट है, मान लो ये जो है ना, ये भी यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है इस वाले ए वेक्टर के साथ, मान लो कुछ लेट से बीटा एंगल बना रहा है, तो हम इस बीटा को भी निकाल सकते हैं। देखो बीटा को कैसे निकाल सकते हैं, इसी में ही अगर मैं यहाँ पर लिख देते हैं हम इस चीज़ को, इसको लिख देते हैं कि देखो ये अगर जो रिजल्टेंट है इफ़ केस लिख सकते हैं यहाँ पर, केस कि इफ़ रिजल्टेंट मेक्स एंगल समथिंग लेट से बीटा विद ए वेक्टर के साथ बीटा अगर बनाता है, तो देखो अगर वहाँ पर मैं 10 बीटा लगाऊँ, 10 बीटा कैसे, देखो ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में देखो आप, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर, तो इस वाले में QON में 10 है, ये बीटा है इसके सामने वाली, तो ये वाली साइड QN ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये ON क्या हो जाएगा बेस। तो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि QN अपॉन में ON हो जाएगा ये। ठीक है, तो यानी कि हम 10 बीटा को क्या लिख सकते हैं QN अपॉन में ON, तो लिख देते हैं यहाँ पर, तो 10 बीटा हो गया मेरा QN अपॉन में ON। ठीक है, और ON आपको याद हो, ON क्या होता है हमारा, ON था हमारा OP प्लस में PN, ऊपर देख सकते हैं हमने OP प्लस में PN ही तो लिखा था, और QN हमने फर्दर क्या निकाला था, QN याद हो तो B साइन थीटा, देख सकते हैं आप ऊपर जाके B साइन थीटा, और OP कितना है, OP था हमारा A और PN था हमारा B साइन थीटा। एक सेकेंड, QN हमारा कितना था, QN साइन थीटा और PN था B कॉस में था ना, QN तो हो जाएगा हमारा कॉस में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये PN जो है ये PN था हमारा कॉस में था ना, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ऊपर PN हमारा किसके इक्वल है, देखो यहाँ पर PN है कॉस में, PN कॉस में, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू डाल देते हैं B cos थीटा। ठीक है, B cos थीटा, तो यहाँ से 10 बीटा जो है, 10 बीटा उसका हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो जो नीचे वाला वेक्टर था ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें कुछ और भी केसेस बनते हैं, केसेस क्या बनते हैं, देखो मैं कुछ केसेस जो हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला केस क्या है कि मान लो कि इफ़ एंगल जो है, एंगल बिटवीन जो दो वेक्टर्स ले रहे हैं हम, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0 डिग्री एंगल हो, तो 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है वो भी इस तरफ है और बी वेक्टर वो भी इसी तरफ है, यानी कि सेम डायरेक्शन में हो, इस तरफ हो या कोई भी डायरेक्शन हो, तो उसी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो एंगल कितना हो जाएगा 0। तो उस केस में देखो रिजल्टेंट जो था, रिजल्टेंट कितना था हमारा, रिजल्टेंट था अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा था, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि ये क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a
प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो आर कितना निकल के आ जाएगा, आर निकल के आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया ना, यानी कि अगर दो वेक्टर्स हैं ना वो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब उनके बीच में 0 डिग्री एंगल हो, तो हम रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम सीधा उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सीधा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कि कोई, मान लो जैसे इसका एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे मान लो कि ये कोई ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है, कोई ब्लॉक है, ये रखा हुआ है मान लो किसी सरफेस पे, ये कोई सरफेस पे रखा हुआ है, तो कोई आदमी मान लो इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और कोई दूसरा आदमी इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इस दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं ना फोर्स, तो इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस पे फोर्स 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, और किस तरफ लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि अगर मान लो कि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, ठीक है, यानी कि ये जो दोनों एंगल हैं, ठीक है, दूसरा केस लेते हैं कि इफ़ एंगल बिटवीन ए वेक्टर, जो ए वेक्टर था, एंड जो बी वेक्टर है, उसके बीच में एंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, दैट इज़ दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर जो भी दो वेक्टर की बात हो रही है वो दोनों किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, देखो इसका मतलब कि एक वेक्टर जो है वो कुछ ऐसा लग रहा है और दूसरा वेक्टर जो है उसके अपोजिट लग रहा है, बी वेक्टर इस तरीके से, तो उस केस में क्या होगा, देखो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता था, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जो मेडिकल के स्टूडेंट है, बाकी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को तो ये पता ही होता है। ठीक है, कुछ एंगल्स हैं, देखो 10 तक हम 90 डिग्री के एंगल पढ़ते हैं, उसके बाद के कुछ एंगल है 120, 37 भी एक डिग्री एंगल होता है, तो काफ़ी अपने को याद रखना चाहिए, और 120, 150, 180 ये सब एंगल्स की वैल्यू अपने को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर कॉस 180 होता है -1, तो हो जाएगा माइनस का 2ab, तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा ना a माइनस बी के होल स्क्वायर का, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो r जो है वो किसके इक्वल हो गया, a माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब कि अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर वो दो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होता है, उनका रिजल्टेंट हम सीधा सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको भी अगर मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, जैसे पिछले वाले ब्लॉक वाला लिया था हमने, मान लो कोई इधर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन और कोई इधर फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन, तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, नेट फोर्स इन दोनों को माइनस कर दो तो 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, और इस तरफ लग रहा होगा क्योंकि ये फोर्स बड़ा है। ठीक है, और तीसरा और जो लास्ट केस हमको डिस्कस करना है वो क्या है कि अगर जो दो वेक्टर्स हैं इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो, ये मतलब 90 डिग्री का एंगल हो, है ना, कि इफ़ टू वेक्टर्स, जो भी टू वेक्टर्स हो रहे हैं ए और बी, टू वेक्टर्स एक्ट्स एट 90 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर लग रहे हो अगर दो वेक्टर्स हैं एक दूसरे पे, तो उस केस में क्या होगा, देखो डालते हैं फिर से हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज, तो आर किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो कॉस 90 को जब 0 डाल दोगे तो सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अगर 90 डिग्री पे अगर दो वेक्टर्स इंक्लाइन हैं तो उनका रिजल्टेंट है वो इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है, सिंपली पहले वाले का और दूसरे वाले का स्क्वायर करके और उसको ऐड कर देते हैं। जैसे इसका भी एग्जांपल देख सकते हो, इसका एग्जांपल कैसे देख सकते हैं हम, कि मान लो ये है, इस तरीके से है, इस पे एक फोर्स तो लग रहा है इस तरीके से, मान लो कोई इसको इस तरफ खींच रहा है ऐसे, और एक फोर्स लग रहा है ऐसे। ठीक है, मान लो इधर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन और इधर फोर्स लग रहा है कितना, 4 न्यूटन, तो ये दोनों फोर्स कितने 90 डिग्री के, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, कितना हो गया 9 प्लस में 16, और इसका क्या करना है, अंडर रूट भी तो है, तो 9 प्लस 16 25, तो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स का। अब हम क्या करते हैं, हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस में। ठीक है, तो कुछ वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितना पढ़ा, तो देखो पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि इफ़ टू वेलोसिटीज
30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू नॉर्थ एंड ड्यू ईस्ट रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे देखो दो टाइप की वेलोसिटी लग रही हैं, एक तो 30 मीटर पर सेकेंड और एक 40 मीटर पर सेकेंड। और सबसे पहले आप याद रखो कि ना हम जब प्लेन में डायरेक्शन बताते हैं वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, क्योंकि देखो इसमें डायरेक्शन की बात हुई है नॉर्थ ईस्ट, तो हम हमेशा यहाँ पर वेस्ट बनाते हैं, यहाँ पर ईस्ट बनाते हैं, यहाँ पर नॉर्थ बनाते हैं और यहाँ पर साउथ बनाते हैं। देखो मैं मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट में बोला गया है कि टू वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू नॉर्थ, यानी 30 ड्यू नॉर्थ एंड ड्यू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। जो ये वाला जो है 30 मीटर पर सेकेंड, वो जो वेलोसिटी है वो नॉर्थ की तरफ लग रही है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ लग रही है, तो नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी कितनी लग रही है 30, तो इस तरफ कुछ वेलोसिटी लग रही है 30 मीटर पर सेकेंड। और ईस्ट की तरफ वेलोसिटी कितनी लग रही है, ईस्ट की तरफ लग रही है 40 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो कुछ भी ये जो वेलोसिटी नॉर्थ के लोग जो वेलोसिटी है उसको मैंने वी एन नाम दे दिया। कितनी है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी है ईस्ट के लोग उसको वी ई नाम दे देता हूँ, वो कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, और ये दो वेक्टर क्वांटिटी हैं एक तरह से, और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो देखो अभी हमने ये केस पढ़ा था ना कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइन हो परपेंडिकुलर, तो देखो इनका रिजल्टेंट कितना होता है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इनकी जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो किस तरीके से दी जाएगी, वो तो इस तरीके से दी जाएगी ए स्क्वायर मतलब वी एन का स्क्वायर प्लस में वी ई का स्क्वायर। इसी तरीके से तो निकाली जाएगी। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा, पहला हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और यहाँ पर हो जाएगा 1600। और इसको आप सॉल्व कर लोगे ना, इसको आप सॉल्व करोगे आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी 50 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी इजी है, देख सकते हो आप। ठीक है ना, काफ़ी इजी है ये, देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम इससे, वो भी इजी है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी रिजल्टेंट of two equal vectors is equals to magnitude of either, then find the angle between them। दो हमारे पास इक्वल वेक्टर है और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी उन्हीं में से, जो दोनों इक्वल हैं उन्हीं के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है, तो उनके बीच में एंगल कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ कि लेट टू वेक्टर्स आर ए एंड बी। दो वेक्टर ले लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, नाउ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है। सबसे पहले तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे का बी, ये इक्वल है। और इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी इनमें से दोनों के इक्वल आइदर लिखा है ना, आइदर मतलब दोनों इक्वल हैं तो किसी के भी इक्वल रख दो। और हमें थीटा जो है इनके बीच का एंगल कितना है वो फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि दो पहले से इक्वल वेक्टर्स हैं और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी इन्हीं के ही इक्वल है, तो इनके बीच में एंगल कितना लग रहा होगा ये बताना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला जानते हैं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए वो लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो है हमारे पास देखो आर इक्वस टू में क्या होता है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर वैल्यू डालें तो देखो ए और बी इक्वल हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ बी की जगह भी ए ही लिख ले रहा हूँ, लिख सकता हूँ मैं, तो बी की जगह भी मैंने ए लिख दिया। 2a और b, तो a और b की जगह भी a लिख दूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर हो गया कॉस
थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो आप फर्दर यहाँ पर जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को भी तो मैं ए ही लिख सकता हूँ, है ना। सबको मैं ए ही लिख रहा हूँ क्योंकि रिजल्टेंट बोला है ना, रिजल्टेंट भी तो ए के या फिर बी किसी के भी इक्वल ले लो, आइदर के बोल रखा है, किसी के भी इक्वल ले लो। तो यहाँ पर देखो आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2a स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया प्लस में 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इसको देखो हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो ये रूट है ना, इस रूट को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा रूट हट जाएगा तो 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ये 2a स्क्वायर इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो प्लस का a स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर, तो माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल्स टू में हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, यहाँ पर -1 है तो माइनस का 1/2 कॉस थीटा इक्वल्स टू में कॉस थीटा। यानी कि क्या दिया, क्या आ गया हमारा आ गया यहाँ पर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हो गई -1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी 120 डिग्री पे होती है। ठीक है, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो -1/2 होती है। जैसे अभी मैंने बताया था कॉस 180 की वैल्यू जो है वो -1 होती है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये मैं इनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम 90 डिग्री से ऊपर के एंगल्स कवर करते हैं, क्योंकि अगर आप नॉन मेडिकल में हो तो ऑब्वियसली आप पढ़ ही लोगे मैथ्स में, बट जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो नहीं पढ़ते तो उनको अलग से कराना पड़ता, तो ये मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं ये आपका IIT में आ रखा है, तो ये क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड of two forces acting at a point is 80 Newton and magnitude of their resultant is 12 Newton. If the resultant makes an angle 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of the two forces? हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ठीक है, दो फोर्सेस हैं और एक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो फोर्सेस हैं, उनको हम मान लेते हैं कुछ लेट टू फोर्सेस बी P एंड Q। मान लो दो फोर्सेस को मैं P एंड Q मान लेता हूँ। ठीक है, और बोल रखा है एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 80 न्यूटन। तो द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 80 न्यूटन। यानी कि जो हमने दो फोर्सेस लिखे हैं तो इनका सम दे रखा है, यानी P प्लस Q जो है वो 80 न्यूटन कुछ दे रखा है। ये तो पहले ही दे रखा, हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, और उसके बाद बोल रखा है कि एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। यानी कि जो हम रिजल्टेंट निकालते हैं ना तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पहले से ही 12 न्यूटन दे रखा है। इफ़ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का जो एंगल है, याद है हमने रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है उसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट करा था, तो वो यहाँ पर पहले ही 90 डिग्री दे रखा है। तो व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्सेज, यानी कि ये जो हमने P एंड जो Q निकाले हैं ये कितने हैं, इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, ये हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था वो हमने लिख लिया, और अब हमें ये P और Q जो वेक्टर्स हैं इनका, P और Q जो फोर्सेज हैं इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देखता हूँ, यहाँ पर ये रिजल्टेंट और यहाँ पर ना एक स्मॉलर फोर्स दे रखा था, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि लेट जो P है, P जो स्मॉलर है Q से, P को छोटा मान लेते हैं Q से, क्योंकि बोला है ना कि जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर एंगल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो कि मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड का जो सम है वो 80 न्यूटन है, यानी दोनों फोर्सेस को ऐड करके 80 न्यूटन आ रहा है, और जो उनका रिजल्टेंट आ रहा है वो 12 न्यूटन आ रहा है। और बोला है कि जो रिजल्टेंट है ना वो एक स्मॉलर वाला जो फोर्स है उन दोनों में से, तो लेट से मैंने P बोल लिया, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो P और Q क्या रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो एंगल दिया हुआ है, हमें पता है कि जो रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है, रिजल्टेंट एंगल बनाता है उसका फॉर्मूला क्या था, tan बीटा इक्वल्स टू में, याद हो आपको B साइन थीटा, B मतलब जो दूसरा वाला था, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ Q साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कोस थीटा था। A मतलब पहले वाला, तो हमने पहले वाला P लिया और दूसरा वाला Q लिया, तो Q और यहाँ पर कोस थीटा, और ये जो एंगल है वो पहले से ही 90 दिया रखा है, तो यहाँ पर tan 90 हो जाएगा, रिजल्टेंट tan 90 इक्वल्स टू ये हो जाएगा Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q
कॉस थीटा। ठीक है, फर्दर देखो यहाँ पे चलते हैं। अब ये 1090 की वैल्यू पता है कितनी होती है? 1090 की वैल्यू होती है इन्फानाइट, तो इन्फानाइट आ गए यहाँ पर, तो क्यू साइन थीटा अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो देखो इन्फानाइट आ रहा है ना, इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है डिनोमिनेटर में जो चीज़ है ये पता है कितनी होनी चाहिए? ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि इन्फानाइट दो चीज़ों को अगर हम डिवाइड कर रहे हो इन्फानाइट तभी आता है जब नीचे वाली जो चीज़ है वो ज़ीरो के इक्वल हो। दैट इज़ ये याद रखना अपने को, p प्लस में q कॉस थीटा है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल, है ना। अगर दो चीज़ों को हम जैसे मान लो कोई भी a और b अपॉन में हम इन्फानाइट कह रहे हैं, तो आपको याद होगा किसी चीज़ के भी नीचे जीरो आ जाता तभी इन्फानाइट बनता है। इसका मतलब p प्लस में q कॉस थीटा जो है वो ज़ीरो के इक्वल रहा होगा। यहाँ से ये आप एक रिलेशन याद रख सकते हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं जब भी आगे काम आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन दे दिया। नाउ दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या दी हुई थी कि जो रिजल्टेंट है वो 12 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट 12 न्यूटन है। इस कंडीशन को भी अप्लाई करके देखते हैं। रिजल्टेंट 12 न्यूटन है। आल्सो देखो रिजल्टेंट जो है वो 12 न्यूटन है, तो भाई रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो सीधा ही हम ए की जगह क्या लिखेंगे? हमने तो पी और क्यू लिए ना, तो हम सीधा ही लिखते हैं ज़रा, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2p q कॉस थीटा, 2p q कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट कितना दिया हुआ? रिजल्टेंट दिया हुआ 12, तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और p को p रखते हैं p स्क्वायर। देखो q को मैं क्या लिखने वाला हूँ? q को लिखना वाला हूँ मैं 18 माइनस में p का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो आप याद करो कि p प्लस क्यू जो था वो तो 18 दे रखा ना, देखो यहाँ पर p प्लस क्यू जो है वो 18 दे रखा अपने को, p प्लस क्यू, ठीक है। तो p प्लस क्यू अगर 18 दे रखा तो q की वैल्यू निकालेंगे तो 18 माइनस पी ही तो आएगी, ठीक है, 18 माइनस पी। और देखो यहाँ पर 2p। अब यहाँ पर ये जो q कोस थीटा है ना, q कोस थीटा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये देखो फिर से देखो, जो ऊपर हमने एक इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पर देखो p प्लस क्यू कोस थीटा इज टू 0 है। तो अगर यहाँ से आप देखो कि q कोस थीटा की वैल्यू निकाली जाए कुछ, तो q कोस थीटा जो है वो कुछ माइनस p के इक्वल निकल के आएगा। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन में हमारे पास q कोस थीटा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस p है, लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो लिखा ना 2p इंटू में q कोस थीटा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस का p, ये लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर 12 तो ये है ही, यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो p का स्क्वायर, p स्क्वायर, यहाँ पर देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36p, और यहाँ पर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2p स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखो यहाँ पर हो गया ये p स्क्वायर, ये तो 2p स्क्वायर हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस का 36p, और यहाँ पर देखो आप माइनस का 36p, और ये p स्क्वायर प्लस का था, और यहाँ पर क्या होगा? ये तो हो गया माइनस का 2p स्क्वायर, माइनस का 2p स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो ये क्या हो जाएंगे? ये तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये यहाँ पर ये भी तो ले आएगा। 18 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 इक्वल्स टू में इस अंडर रूट के अंदर 324 माइनस में 36p, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो स्क्वायरिंग कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 144, और ये हो जाएगा मेरा 324 माइनस में 36p, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो 144 में से 324 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा माइनस का 180। आप कर सकते हो यहाँ पर इसको 324 इधर माइनस का हो जाएगा ना जाके, तो माइनस का 180 आ जाएगा और माइनस का 36p, ठीक है। और यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालें तो p की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 180 अपॉन में माइनस का 36, माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ पर आप इसको काट सकते हो। किससे कट सकता है? ये पहले 9 से दिख रहा है मेरे को कटते हुए, तो 9 दूनी 18 4 5, तो ये देखो p जो है वो कुछ आ जाएगा 5 न्यूटन, और p 5 न्यूटन है तो q कितना आ जाएगा? क्योंकि p प्लस क्यू 18 है तो q कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली 13 न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है ये समझ में आ गया होगा। ये AIEEE जिसको अभी हम JEE मेंस बोलते हैं उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेरे को याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन मैंने वहीं से ही पिक करा था, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, और आगे का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।